हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। पिछले टॉपिक में ईवीएस का हम लोग देखे थे पर्यावरण के अर्थ, पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, फिर जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन, फिर भारतीय आंदोलन जो भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आंदोलन हुए थे, पूरा डिटेल से पूरा टॉपिक को एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को लेकर बनाए हुए हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का टॉपिक है सजीव, जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसमें आज जो जिक्र होगा, आज जिक्र करेंगे हम लोग सजीव के अंतर्गत, जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। और लिविंग थिंग्स के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे जो सजीव लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण होते हैं। दुनिया में दो तरह की चीज़ें पाई जाती है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिसके वजह से उसे निर्जीव से अलग करता है। और ये लक्षण पूरा डिटेल से, यहाँ से भी प्रश्न पूरा आता है सीटेट में। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करवाएंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को बना पाएँ। इसमें देखेंगे सजीव के जो 9 लक्षण हैं, यानी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, सजीवों में ज्ञानेंद्रियां होती है, सजीवों में गति होती है, यानी सजीव गति करते हैं, सजीवों में प्रजनन होती है, सजीवों में वृद्धि होती है और अंत में सजीव की मृत्यु हो जाती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो नए लोग हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग कि पहला लक्षण, जो 9 लक्षण हम लोग देखें, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, सजीव को भोजन की आवश्यकता क्या है, तब कुछ जो है प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रश्न भी हम लोग बना पाएँ। आप देख रहे हैं कि प्रश्न ये सब सी टेट में या फिर किसी भी एस टेट में पूछे गए कुछ प्रश्न का हम सैंपल भी लिए हुए हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, फिर चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, देखिए ये यूपी टेट जून 2013 में पूछा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस हैं, ये यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हरियाणा टेट में पूछा हुआ है। फिर जाके अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सी टेट में पूछे गए प्रश्न, जो बार बार यहाँ से प्रश्न ये कई बार रिपीट होते हैं, एक ही प्रश्न हूबहू या फिर कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हुए कुछ चेंजिंग होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देखेंगे कैसे सी टेट में प्रश्न पूछता है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, ये देखिए दिसंबर 2019 में पूछा हुआ है। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, तो ये समूह है। तो ये जैसे आप ये वीडियो पूरा देखिएगा तो ये सब प्रश्न आप चुटकी में हल कर सकते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर का इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर सकता है, ये सभी प्रश्न देख रहे हैं, सीटेट में पूछा हुआ है और ये पूरा डिटेल से होगा। इसके अलावे आपको बहुत सारी जानकारियां भी इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला लक्षण है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो सजीव होते हैं उसको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन करने के आधार पर जीव 3 तरह के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। लेकिन जो भोजन बनाने के आधार पर जीव 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी, यहाँ से समझिएगा, एकदम टू दी पॉइंट चलेंगे हम लोग। स्वपोषी वैसे जीवों को कहते हैं जो अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंड रहता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, उसको कहते हैं हम लोग स्वपोषी। और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्वपोषी हैं हरे पौधे जो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी पौधे ही स्वपोषी होते हैं। और बाकी दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटा बड़ा, शाकाहारी, मांसाहारी, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सजीव होते हैं, ये सजीव का पहला लक्षण है, जो सजीव होते हैं वो अपने सारे गतिविधि
को करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसको ऊर्जा मिलती कहाँ से है? भोजन से। तो भोजन से, तो हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। तो ये टॉपिक अगले टॉपिक में आपको बताएंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है पौधे को, जैसे सबसे पहले पर्णहरित यानी जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, फिर सूर्य प्रकाश, हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जल के साथ जो जमीन यानी मिट्टी में मौजूद जल के साथ वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचता है, और फिर जाके इसका भोजन यानी पौधे अपना भोजन कहाँ बनाता है? पत्तियों में। तो पत्तियों में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पौधे के किस भाग को रसोई घर कहते हैं, किस भाग को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी किचन ऑफ प्लांट कहा जाता है? तो हरे पत्तियों को, चूँकि पत्तियों में अपना भोजन, पौधे जो है अपनी भोजन पत्तियों में बनाते हैं, तो इसलिए पत्तियों को रसोई घर कहते हैं, पौधे का रसोई घर। तो ये हो गया भोजन की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो इसका लक्षण है कि जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो श्वसन करते हैं। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन, अब देखिए अलग अलग जीवों में श्वसन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जो सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। श्वसन के अंतर्गत क्या करते हैं जीव कि गैस को अंदर लेता है और फिर बाहर छोड़ता है। यानी श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन अंदर लेता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ता है, बाहर निकालता है। यही क्वेश्चन आपको दिखाए थे, उसमें था कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन से गैस बाहर निकालते हैं। तो अब प्रकाश संश्लेषण जब करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बाहर निकालता है ऑक्सीजन। तो जो जितने भी जीव हैं, श्वसन की प्रक्रिया जब वो करेगा तो श्वसन के समय वो ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल है कि ये तो जंतु हो गया, जानवर हो गया, क्या पौधे श्वसन के समय, याद रखिएगा ये आपके लिए हो सकता है कि नया चीज़ हो, आप पढ़े नहीं हैं इस चीज़ को, और यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ भी सीटेट है। जब पौधे श्वसन करेगा, देखिए पौधे श्वसन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब पौधे श्वसन करेगा तो श्वसन के समय पौधे भी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उस समय पौधे क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, और बाहर छोड़ता है ऑक्सीजन। इसमें दो बातें हो गई, दोनों बात को याद रखिएगा कि सांस ले रहे हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया पौधे हो या जीव जंतु हो उसमें दिन और रात यानी 24 घंटा होता है। लेकिन पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। पौधे जब श्वसन करता है तो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। आपके लिए ये चीज़ तो नया होगा बिल्कुल, बहुत कोई को पता भी होगा, फिर जाके बहुतों को पता भी नहीं होगा। तो ये हम लोग को बताया गया क्या, प्रकाश संश्लेषण हम लोग बच्चे में पढ़े हैं, यदि 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे तो सिर्फ वो प्रकाश संश्लेषण तक ही सीमित रह गए, जिसके वजह से ऑक्सीजन अंदर पौधे लेते हैं या नहीं लेते हैं ये चीज़ हम नहीं जान पाते। अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं, और आप गौर कीजिएगा कि कुछ जीव जो है अपना श्वसन फेफड़ा से करता है, जैसे हम लोग हो गए यानी मनुष्य, गाय, कुत्ता, घोड़ा, ये सब अपना श्वसन किस अंग से करते हैं, फेफड़ा से करता है। कुछ जीव जो है अपना श्वसन वातक या ट्रैकिया से करते हैं। वातक या ट्रैकिया, ये वातक या ट्रैकिया क्या होता है कि जो कीट पतंग होते हैं, जैसे मक्खी हो गया, कॉकरोच हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, इसके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग वातक या ट्रैकिया कहते हैं। तो वातक या ट्रैकिया से श्वसन करने वाले मक्खी, कॉकरोच यानी कीट, जितना भी छोटा छोटा कीट पतंग सब है, ये अपना श्वसन वातक या ट्रैकिया से करते हैं। कुछ जीव अपना श्वसन त्वचा से करते हैं, जैसे कि
केंचुआ अपना श्वसन त्वचा से करता है, यानी इसका त्वचा, इसको कोई श्वसन अंग बाहर से हम लोग की तरह नहीं दिखता है। जो त्वचा उसका होता है तो उसका त्वचा नमी और आर्द्रयुक्त और चिकना रहता है और उसी के द्वारा वो श्वसन कर लेता है। कुछ जीव जो है अपना श्वसन त्वचा प्लस फेफड़ा दोनों से करता है, त्वचा प्लस फेफड़ा दोनों से करता है। चाहे तो इसका नोट्स आप लोग बना लें, बिल्कुल यूजफुल है आपके लिए। जैसे मेढक जब पानी में रहता है तो अपना श्वसन ये फेफड़ा से करता है। देखिए ये श्वसन अंग है, नाक क्या है, वायु जाने का एक मार्ग है, श्वसन अंग फेफड़ा से करता है। लेकिन जब ये जमीन पर बाहर स्थल पर बैठा रहता है तब ये श्वसन किससे करता है, कंठ के पास दिखेगा, इसका स्किन अप डाउन करते रहता है तो वहाँ से वो श्वसन करता है। कुछ जीव जो है ना गिल या क्लोम से करता है, गिल या क्लोम, जैसे कि मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सभी जीव, मछली, ऑक्टोपस, ये जीव क्या करता है अपना श्वसन गिल से। आप लोग देखे होंगे कि जब मछली वगैरह लेने जाते होंगे जो खाते हैं तो उसके सिर में फूल जैसा रहता है और उसको कहते हैं कि निकाल दीजिए, वही गिल होता है। तो मछली क्या और ऑक्टोपस क्या करता है कि उस गिल के मदद से जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेता है, पानी से अलग कर लेता है और फिर वो अपने अंदर कर लेता है। तो ये था जीवों में यानी जानवरों में, जीव जंतुओं में श्वसन का अंग। अब पौधों में श्वसन कैसे होता है, जैसे कि पता है, अभी अभी पता भी हुआ होगा आप लोग को कि पौधे श्वसन के रूप में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो छोटे पत्तियों में जो है, जब आप गौर से लेंस वगैरह या सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस छिद्र को कहते हैं हम लोग रंध्र, इस छिद्र को कहते हैं रंध्र। और इसी रंध्र की सहायता से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का। इसके अलावे वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया इसी गैसों के माध्यम से होता है। तो ये था आपका कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। आगे है कि जो सजीव होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन मतलब उसके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं जो सजीव होते हैं, ये लक्षण होते हैं। निर्जीव में उत्सर्जित पदार्थ नहीं निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। मतलब कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं उसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जैसे कि पसीना हो गया, मूत्र हो गया, मल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सभी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ ये किसी न किसी अंग से बाहर निकलता है जो सजीव होते हैं। तो जैसे कि इसमें अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ निकलने का अलग अलग अंग होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं कि जैसे कि आपका गुर्दा, ब्रिक जिसको ब्रिक कहते हैं, या किडनी जिसको इंग्लिश में हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो किडनी से क्या होता है, तो इससे आपका मूत्र बाहर निकलता है, मूत्र यानी टॉयलेट। और लीवर, जो लीवर होता है हमारे शरीर में जिसको यकृत कहते हैं, लीवर से यूरिया निकलता है और यही यूरिया हमारे मूत्र में जाकर मिल जाता है, मूत्र के साथ ये बाहर निकलता है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ है। फिर फेफड़ा, हमारे शरीर में फेफड़ा में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वहाँ से फेफड़ा के द्वारा निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। यानी फेफड़ा श्वसन का काम जब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर जाता है, फिर वो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा तक आता है और फेफड़ा उसको बाहर निकाल देता है। मल द्वार से मल, फिर जाके आपका त्वचा यानी स्किन, जिससे पसीना या स्वेद निकलता है, पसीना या स्वेद निकलता है। तो स्वेद, तो ये अलग अलग अपशिष्ट पदार्थ निकलने के अलग अलग अंग होते हैं। कुछ जीवों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे पक्षी वगैरह क्या होता है कि वो मूत्र और मल दोनों एक ही साथ करते हैं, जिसको पक्षियों के अपशिष्ट पदार्थ को कहा जाता है बीट, यानी उसमें मूत्र और मल दोनों होता है। और अब पौधे में, अब सवाल है कि पौधे में भी अपशिष्ट पदार्थ तो बनता होगा,
तो पेड़ पौधे में भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, लेकिन उसके अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने का कोई स्पेशल बॉडी पार्ट्स नहीं होता है, स्पेशल अंग नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो कहीं से निकल जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें दिखेगा लट्ठा लट्ठा टाइप का, गोंद टाइप का निकलता है, कहीं से भी तना से निकल गया, कभी फल फट के निकल गया, कभी पत्ते से निकल जाता है, तो कभी जड़ के पास से निकल जाता है। तो पेड़ पौधे में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, सजीव उत्सर्जन करते हैं। तो सजीव का ये लक्षण हो गया। आगे है सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। देखिए उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन किसको कहते हैं कि वातावरण में कुछ ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाए, उस कंडीशन को उद्दीपन कहते हैं और उसके प्रति कोई जीव अनुक्रिया करे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि छुई मुई के पौधे को छूने पर पत्तियों का सिकुड़ना। अब देखिए चूंकि ये सजीव था, अब वही सजीव यदि हम उखाड़ कर उसको निर्जीव कर दें, तब हम छुई मुई के पत्ते को छुएंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं। तो यानी हमारा छूना क्या हो गया, उद्दीपन, और अनुक्रिया उसका क्या हो गया, सिकुड़ना। तो जो सजीव होते हैं, तो कई जीव जंतु जैसे कि मौसम के हिसाब से भी अपने आप कुछ न कुछ उसके प्रति उद्दीपन हो जाता है और वो अनुक्रिया करने लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लगे तो ठंड का लगना उद्दीपन हो गया, और फिर जाके दांत कटकटाना या ठंड का एहसास करना, तो इसको कहते हैं हम लोग अनुक्रिया। अब देखिए इसका उदाहरण हो सकता है कि आपका जो सबसे मन पसंदीदा व्यंजन है, सब्जी है या फिर मीट मांस मछली खाते हैं, तो जैसे आपको कहीं से खुशबू पता चलता है तो आपके मुंह से क्या होता है, लार टपकना शुरू हो जाता है। तो यानी लड़कियों सबका तो गुपचुप, पानी पूरी जिसको कहते हैं, पानी पूरी, तो ये पानी पूरी आपके लिए क्या कर रहा है, पानी पूरी उद्दीपन हो गया और फिर जाके अनुक्रिया क्या हो गया, लार का आना या मुंह में लार आना। तो ये जो सजीव होते हैं उसी में ये लक्षण भी होता है कि यानी जो सजीव होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कई उदाहरण हो सकते हैं, देखते हैं कि तिलचट्टा वगैरह यानी कॉकरोच जो होता है, जैसे रोशनी देखता है तो वो अंधेरे में जाता है, तो रोशनी उसके लिए उद्दीपन का काम करता है और अनुक्रिया के रूप में वो क्या करता है, भागना या छिपना। तो ये था उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें सजीवों में ज्ञानेंद्रियाँ होती है। सजीवों में ज्ञानेंद्रियाँ होती है। हम लोग जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ जिससे सजीव को कुछ न कुछ ज्ञान हो, और मनुष्य को 5 ज्ञानेंद्रियाँ होता है। ये बच्चे से पढ़ रहे हैं हम लोग, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 तरह का ज्ञानेंद्रियाँ होता है। और इस ज्ञानेंद्रियों के, इन अंगों के द्वारा कुछ न कुछ सजीवों को ज्ञान होता है। जैसे आँख से हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ हरा है, लाल है, पीला है, उजला है, बड़ा है, छोटा है, तो आँख का काम देखकर हम ज्ञान महसूस करते हैं। कान सुनकर कि किसी चीज़ की ध्वनि कैसा है, कोई मेरा दोस्त है या कोई कैसा, किसी चीज़ की आवाज़ कैसी है। नाक से हम लोग सूंघकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीभ से स्वाद के रूप में किसी भी चीज़ का क्या स्वाद है, और त्वचा से महसूस करके कि हम छूते हैं, ठंडा है, गर्म है, रुखड़ा है, कोमल है, मुलायम है, तो ये महसूस करना। तो ये चूँकि मनुष्य में ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है, लेकिन कुछ जीवों में जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो स्पेशल अंग नहीं होता है। जैसे कि मेरा स्पेशल अंग है, हम लोग का स्पेशल अंग है आँख का देखना। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जैसे उसमें सेंस ऑर्गन यानी कहें कि ज्ञानेंद्रियाँ अलग किस्म की पाई जाती है। कुछ जीव को जीव होता है लेकिन उसको स्वाद पता नहीं चलता है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये लोग अपने भोजन को सीधे सीधे गटक जाते हैं, निगल जाते हैं, जिससे उसको स्वाद का पता नहीं चलता। यानी कॉकरोच क्या करता है, अपने जीभ का प्रयोग शिकार पकड़ने के लिए करता है। कुछ जीव जैसे पक्षी वगैरह, पक्षियों को जो है, पक्षी, यहाँ से प्रश्न रहता है, गौर से सुनिएगा। चलिए आपको प्रश्न ही कर देते हैं कि पक्षी हमेशा अपनी गर्दन को क्यों हिलाते रहती है। सबसे बड़ी बात इसका आंसर क्या होगा कि पक्षी का जो गर्दन हिलने का कारण है
क्योंकि उसकी आँख की पुतली हिलती नहीं है, इसलिए अगल बगल की चीज़ों को देखने के लिए वो बार बार गर्दन को ही हिला डुला कर देखता है। दूसरी बात, यहाँ से पक्षी से क्वेश्चन रहता है कि पक्षियों, कौन ऐसा जीव है पक्षी एक ही समय में दो वस्तुओं को देख सकता है। एक ही समय में पक्षियाँ दो वस्तु को देख सकता है। हम लोग किसी चीज़ को एक समय में एक वस्तु पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आप सामने में आप हैं तो आपके ऊपर सिर्फ फोकस हो रहा है, लेकिन पक्षी में क्या है कि उसके सिर के दोनों तरफ आंखें रहती है, यानी आगे चोंच हो गया और इधर दाएं भी और बाएं भी, तो बाएं आंख से बाएं वाली चीज़, बाएं मौजूद चीज़ और दाएं वाली दाएं मौजूद चीज़ को वो देख लेता है। यानी पक्षियाँ एक ही समय में दो वस्तुओं को वो देख सकता है, दोनों तरफ की चीज़ों को देख सकता है। तीसरी बात, यहाँ से प्रश्न आता है, तीसरी बात कि सांप को कान नहीं होता है। सांप को कान नहीं होता है, अभी अभी प्रश्न देखे आप लोग को कि सांप को जब कान नहीं होता तो सपेरा बीन क्यों बजाता है। तो चूंकि ये सांप को कान नहीं होता है तो सुन नहीं पाता, लेकिन धरती पर या हवा में हुए कंपन को वो महसूस करता है, कंपन को वो महसूस कर सकता है, इसीलिए बीन बजने पर उसको कन्फ्यूजन पैदा होने लगता है कि कहाँ से कंपन हो रहा है, किधर से कंपन हो रहा है। कुछ पक्षी जैसे चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, यानी चील, बाज, गिद्ध, ये प्रश्न आया हुआ है आपका कि कौन ऐसे निम्नलिखित में से पक्षियों का समूह है जो मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना ज़्यादा है। यानी हम किसी चीज़ को अच्छे से 100 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, तो वही चीज़ को, उसी चीज़ को चील, बाज, गिद्ध जो है 400 मीटर की दूरी तक स्पष्ट वो देख सकता है, यानी मनुष्य से वो 4 गुना ज़्यादा दृष्टि से देख सकता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि मादा कीड़े को कई किलोमीटर दूर से भी वो पहचान लेता है, तो मादा कीड़े की गंध को वो सूंघने की क्षमता होती है उसमें, इसलिए वो कई किलोमीटर तक, जैसे कि रेशम कीट, रेशम का कीड़ा क्या होता है कि ये मादा, अपने मादा की पहचान कई किलोमीटर दूर तक में कर लेता है, जान जाता है, उसको गंध से ये पता चल जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने मल मूत्र के गंध को पहचानता है, मल मूत्र के गंध को पहचानता है। आप लोग देखे होंगे कि आपका यदि पालतू कुत्ता होगा तो कुत्ता आपके साथ जाता है तो देखिएगा कि वो थोड़ा थोड़ा दूर पर अपना टॉयलेट वो करते जाता है और फिर वो सूंघता है। जब फिर वो वापस आप आते हैं तो वो कुत्ता क्या करता है कि अपने मूत्र को पहचानने का कोशिश करता है कि हम इसी रास्ते से तो नहीं आए हैं। यदि आप रास्ता भटक जाते हैं तो फिर वो आपको बताता, यदि खूब वफादार कुत्ता होगा तो बताता होगा। तो इसी तरह जो जंगल में है, शेर हो गया, बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, शेर, बाघ, शेर, बाघ, कुत्ता, ये जीव ऐसे हैं कि अपने मल मूत्र के गंध को पहचान लेता है। तो जंगल में क्या होता है कि अपना इलाका फिक्स करने में, अपने इलाके को पहचानने में मदद करता है कि मेरा यही इलाका, और दूसरे इलाकों में जाने से भी डरता है। जब कोई शेर दूसरे इलाके में जाता है या बाघ दूसरे इलाके में जाता है तो दूसरे के मलमूत्र को, दूसरे शेर बाघ के मलमूत्र को जब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये यहाँ पर कोई पहले से मौजूद है। तो ये था सजीवों में ज्ञानेंद्रियाँ, यानी जो सजीव होते हैं उसमें ज्ञानेंद्रियाँ होता है, और इसी ज्ञानेंद्रियाँ, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उसमें तो ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होती है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो रात में जगने वाले होते हैं। रात में जगने वाले जीव को हर चीज़ या तो काला या फिर सफ़ेद दिखता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रात में जगने वाले होते हैं, यानी रात्रिचर या निशाचर जीव होते हैं, ये रात्रिचर या निशाचर जीव में क्या होता है, किसी भी वस्तु को सिर्फ वो काला देखेगा या सफ़ेद देखेगा, उसके लिए रंगीन दुनिया होता ही नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सब पूछा हुआ है। आगे है कि सजीव गति करते हैं, सजीव गति करते हैं, यानी सजीव जो है, जो भी सजीव होते हैं अपने भोजन की खोज में या फिर अन्य कारण से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और इसमें अलग अलग जीवों के गति करने का तरीका अलग होता है और उसके शारीरिक बनावट भी उसके अलग होते हैं। जैसे कुछ जीव चलते हैं, जैसे
चलने वाले जीव कौन कौन से हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब चलता है तो चलने वाला जीव है। कुछ जीव जो हैं एक जगह से दूसरे जगह रेंगते हैं, रेंगते हुए जाते हैं, जैसे कि केंचुआ, सांप, ये ऐसे जीव हैं कि जो रेंगते हुए जाते हैं और ये रेंगते अपने पेट के बल पर हैं। केंचुआ देखिएगा कि केंचुआ जो चलता है, रेंगता है, आप देखे होंगे केंचुआ जब चलता है तो आगे वाला भाग मोटा हो जाता है फिर पतला, यानी ये अपने आगे वाले भाग को समेट लेता है। तो जब ये समेटता है तो पीछे वाला भाग लंबा हो जाता है, और जब ये आगे वाला भाग को फैलाता है तो पीछे वाला सिकुड़ जाता है। तो इस तरह रेंगते हुए चलता है। तो ये केंचुआ जो है रेंगता है अपने सूक और मांसपेशियों की मदद से, यानी ये जो सूक यानी सिकुड़ता है और फैलता है तो इसको कहते हैं सूक। सेम उसी तरह से जिस तरह आपके पाजामे का डोरी आप घुसाने के लिए क्या करते हैं कि पेन या कोई चीज़ में फंसाते हैं, सिकुड़ते हैं फिर फैलाते हैं, सिकुड़ते हैं फिर फैलाते हैं, तो वही हो गया आपका सूक। अब समझ गए होंगे शायद। सांप जो है, सांप अपनी बलय प्लस मांसपेशियों की सहायता से चलते हैं। बलय यानी रिंग, देखिएगा कि सांप के पेट में छोटा छोटा धारी होता है। जब सांप इस तरह का देखिएगा तो उल्टा कर पेट में देखिएगा तो इस तरह छोटा छोटा धारी होता है, जिसको कहते हैं हम लोग बलय, यानी पार्ट वाइज होता है। तो ये क्या करता है कि थोड़ा सा बलय को दाएं आगे करता है, फिर पीछे करता है, फिर थोड़ा आगे, फिर दाएं। तो इस तरह ये करते हुए देखिएगा कि सांप इसीलिए टेढ़ा भी चलता है। तो सांप क्या करते हैं, ये रेंग कर एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं। केंचुआ भी रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। कुछ जीव तैरते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे मछली हो गया, बत्तख हो गया, ऑक्टोपस हो गया, बत्तख, ये जीव क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तैरते हैं। और इस जीव का बनावट जो होता है, आप गौर से देखिएगा कि इसकी बनावट धारा रेखीय होता है, ये स्ट्रीमलाइंड होता है। स्ट्रीमलाइंड मतलब क्या कि जिस तरह नाव का आगे वाला भाग इस तरह का रहता, ताकि जब ये आगे तैरे तो पानी इसके सामने अवरोध पैदा नहीं करे, रुकावट पैदा नहीं करे। तो इस तरह के डिजाइन को कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइंड या धारा रेखीय। और बत्तख जो तैरता है पानी में, बत्तख का उंगली देखिएगा सब ज्वाइंट रहता है, ये वाला भाग ज्वाइंट रहता है। और ये बत्तख जिस तरह से तैरता है, ये अपने पैर के पदांगुली, जाल युक्त पदांगुली होता है, पदांगुलियों की मदद से तैरता है, यानी जाल युक्त पदांगुलियों से, यानी उसका जाल लगा हुआ रहता है उसके उंगली में, और उसी के मदद से वो पानी को पीछे कर करके तैरता है। कुछ जीव जो होते हैं ये फुदकते हुए एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। फुदकने वाले जीव जैसे मेढक फुदक के एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। कुछ जीव देखिए, कुछ इसमें गति का लक्षण के आधार पर कुछ जीव जैसे उल्लू हो गए, उल्लू अपनी गर्दन हद तक पीछे भी घुमा लेता है। उल्लू को देखे होंगे तो इस मुंह से बैठा है तो पीछे इस तरह से, हम लोग का तो यहाँ से ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए, ये गति करने के आधार पर मनुष्य के शरीर में कई तरह की हस्तियों का यानी हड्डियों का ज्वाइंट होता है, जुड़ाव होता है, संधि होता है, और ये उसके हिसाब से हर जीव की हड्डियों का बनावट और ज्वाइंट उसके हिसाब से होता है और उसी हिसाब से चलता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के जो कंदुक खल्लिका ज्वाइंट है, जिसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारे बाह में होता है। और ये क्या करता है कि पूरा राउंड मारता है, बॉलिंग भी आप ऐसे ही करते होंगे, तो बाह में ये कंदुक खल्लिका ज्वाइंट कहाँ है, हमारे बाह में। दूसरा हिंज ज्वाइंट, ये हिंज ज्वाइंट या हिंज संधि कहते हैं इसको, ये आपका केहुनी यानी यहाँ पर है और घुटना में है। आप देखिएगा कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव होगा या ऊपर होगा, आप नीचे करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं तो दिखाने के कारण हम ही ना शिकार हो जाए। तो हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, केहुनी और घुटने में, केहुनी और घुटने में होता है। इसका गुण क्या होता है कि ये एक ही साइड में मुड़ता है। तो
तीसरा है अचल संधि। ये अचल संधि जो है हमारे सिर में होता है। ये मूवेबल नहीं होता है, गति नहीं करता है, घूमता नहीं है। यहाँ पर कई सारा ज्वाइंट है, आप यहाँ की बात नहीं, ये गर्दन है हम लोग का, तो गर्दन में ये क्या है कि ये मूव नहीं करता है, गति नहीं करती है, याद रखिएगा सिर में। और यहाँ एक गर्दन और हमारे सिर को जोड़ती है, गर्दन और सिर को। लग रहा है क्या कोई खूंटी है, उस पर गोल जैसा कुछ रख दिया, बॉल वगैरह मुंडी, जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं ये धुराग्र या खूंटी संधि। धुराग्र या खूंटी संधि। खूंटी आप लोग जानते हैं कि जो दीवार वगैरह में खूंटी लगा देते हैं तो उसको खूंटी कहते हैं, तो खूंटी में लगा हुआ है। इसका क्या गुण है कि ये हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता है, दाएं बाएं ये घूमता है। तो ये हमारे शरीर में अस्थियों की बनावट ऐसी है कि हम इस तरह से चल सकते हैं। भैंस है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, उसका बनावट उस तरह से है जो कि उस तरह से चल रहे हैं। कुछ जीव, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता था कि मैना अपनी गर्दन को क्या करता है, झटके से अगल बगल करता है, यानी हिलाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे है सजीवों में प्रजनन। सजीवों में प्रजनन किसको कहते हैं? जब कोई जीव अपने जैसे समान संतान को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन दो तरह का होता है, गौर से समझिएगा। यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सा जीव किस तरह से प्रजनन करता है। एक संतान जन्म देकर और दूसरा अंडे से प्रजनन, यानी अंडे से जन्म देना। तो दो तरह से, एक सीधे शिशु को जन्म देता है और दूसरा अंडे पहले देते हैं, फिर अंडे से चूजा निकलता है, यानी उसका संतान निकलता है। तो जो जीव सीधे संतान को जन्म देता है उसको कहते हैं हम लोग जरायुज, उस जीव को कहते हैं जरायुज। और जो जीव अंडे के द्वारा अपने संतान को जन्म देता है उसको कहते हैं हम लोग अंडप्रजक या अंडज। और जो जीव संतान को जन्म देता है वो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी जो जीव संतान को जन्म देता है वो जीव अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और इसीलिए इस जीव को कहते हैं स्तनधारी जीव। तो अब जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब प्रजाति के जीव क्या हैं कि जरायुज हैं, यानी संतान। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि घोड़ा और कुत्ता कैसे संतान को जन्म देता। अरे भाई, घोड़ी दे रही है ना, कुतिया दे रही है ना। और आप क्या हैं, यदि हम मनुष्य हैं तो लड़का भी स्तनधारी है। आप देख लीजिए अपना गंजी खोल के, आपके पास है या नहीं। तो संतान को जन्म देता है। और जो जीव अंडे देते हैं वो जीव अपने संतान को कभी भी दूध नहीं पिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि इतने बड़े पृथ्वी पर हम कैसे जाने कि कोई जीव अंडा देने वाला है या कोई जीव संतान को जन्म देने वाला है। तो इसका कंडीशन है कि जिस जीव के शरीर पर बाल हो और कान बाहर की ओर हो, कान बाहर हो, वो जीव संतान को जन्म देगा। यानी जिस जीव के शरीर पर बाल हो, बॉडी पर बाल हो, देख रहे हैं कि बॉडी पर बाल हो और कान भी दिखे, यानी कान बाहर है, तो वो जीव क्या करेगा, अपना संतान को जन्म देगा। और जो जीव, जिस जीव का कान नहीं दिखे और शरीर पर बाल भी नहीं हो, वो जीव अंडे देते हैं। अब सवाल उठता होगा कि सर मुर्गी, बत्तख, कौवा, मैना, ये सब का तो बाल दिख रहा है, कान तो नहीं है। वो बाल नहीं है, वो क्या है, वो पंख है। उसका पंख और बाल में अंतर है। तो पंख है और इन जीवों का कान भी नहीं दिखता है, तो ये जीव क्या है, अंडे देते हैं। अब इसके कई उदाहरण आप सोच सकते हैं कि अंडे देने वाला, जैसे मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया। तो ये सब क्या है कि इस जीव के न तो कान दिखते हैं, न इसके शरीर पर बाल हैं। ये तो हो गया जानवरों में। अब हम लोग देखेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं। पेड़ पौधे में भी प्रजनन होता है
और पेड़ पौधे जो अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं वो अलग अलग प्रक्रिया से देते हैं। अधिकतर पौधे जो संतान को दूसरे पौधे को जन्म देते हैं बीज के द्वारा देता है, लेकिन बीज के द्वारा जैसे कि गेहूं हो गया, आम हो गया, गेहूं, आम, धान, चना, ये सब क्या है आपका बीज के द्वारा उसमें संतान की उत्पत्ति होती है। कुछ जीव ऐसे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि कलम के द्वारा होता है। कलम यानी उसका हम लोग डाल काट देते हैं और फिर उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वो हो जाता है। जैसे कि गुड़हल हो गया, गुड़हल, सहजन, सहजन, गन्ना, गन्ना, ये सब क्या है कलम के द्वारा, यानी उसको काट दिया और फिर डाल को लगा दिए। कुछ पौधे जो हैं अपना प्रजनन पत्तियों के द्वारा करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जो अपना प्रजनन ब्रायोफिलम यानी पत्तियों के द्वारा करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पत्थर चट्टा भी, इसको हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। इसकी पत्ती की जो बनावट होती है इस तरह की होती है और इसके किनारे में इस तरह का होता है। तो इसके हर कॉर्नर से जड़ निकलता है, निकलते 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 ज़मीन में चला जाता है, फिर वो नया पौधा निकल जाता है। तो इस तरह से पेड़ पौधे में भी प्रजनन होता है। सजीवों में वृद्धि, अब देखिए जो जीव हैं, जो सजीव हैं वो वृद्धि करते हैं, यानी यदि मनुष्य हैं, यदि जानवर हैं तो वो नवजात शिशु को जन्म देता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर जाके बूढ़ा होता है और एक निश्चित अवस्था तक उसकी आयु उसकी जो है वृद्धि होती रहती है निश्चित आयु तक। ये लगातार नहीं होती रहती है। अब कुछ जो 20-25 साल तक हम लोग बढ़ते हैं, अपनी लंबाई तक जाते हैं, तो उसी तरह इसमें वृद्धि होती है। पेड़ पौधे में भी वृद्धि होती है। तो जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जो सजीव होते हैं उसकी मृत्यु भी तय है। और ये सजीवों का 9 लक्षण है। सजीवों का 9 लक्षण याद रखिएगा कि ये 9 लक्षण में से लास्ट लक्षण है सजीवों की मृत्यु होती है। ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सजीव से, सजीव के लक्षण, और इस लक्षण के आधार पर हम लोग पूरी दुनिया के जीवों के बारे में भी थोड़ा सा एक ज्ञान यानी जीके टाइप में जाने। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी भी हो और पसंद भी हो। तो आप एक इसका नोट्स बना लें, फिर आप देखिएगा जब आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा ना तो ये सब प्रश्न आपको मिलेगा और आपका आंसर अब गलत नहीं होगा यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप एक कंटेंट के रूप में छोटा सा जगह में लिख लें, आपके लिए भविष्य में भी उपयोगी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।